बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद लुकमान आरिफ और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करने के लिए, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करने के लिए या फिर कोई एनालिसिस करने के लिए डाटा को कलेक्ट करते हैं तो जो हमारे पास डाटा होता है वो रॉ शेप में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है। तो उस पे एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं ताकि उस पे हम इजीली कोई भी स्टैटिस्टिकल वर्क कर सकें। तो सबसे पहले हम उस डाटा की क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, उसको ग्रुप्स की फॉर्म में तरतीब देते हैं। उसके बाद टेबुलेशन, टेबल्स बनाते हैं। हम डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं, टेबल्स में अरेंज करते हैं डाटा को। इसके बाद हम डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स की फॉर्म में हम डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। जब हम डाटा को अरेंज करते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में तो हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम ग्रुप्स बनाते हैं। करैक्टरिस्टिक्स जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कोई भी डाटा जेंडर के बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास मेल और फीमेल हमारी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये हमारा अगर अगर सिंगल करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी वो वन वे क्लासिफिकेशन है। इसी तरह डाटा अगर हम मोर देन वन करैक्टरिस्टिक जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा टू वे क्लासिफिकेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जेंडर की करैक्टरिस्टिक चेक करते हैं, मेल फीमेल। इसके साथ हम आई कलर ले लेते हैं कि आई कलर क्या है। ये हमारी टू वे क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि आई कलर ग्रीन है, ब्राउन है। तो उसमें हम दो तरह के करैक्टरिस्टिक्स को हम चेक कर रहे हैं। इसी तरह मोर देन टू वे क्लासिफिकेशन हमारे पास मल्टी वे क्लासिफिकेशन हो जाती है। जितने ज़्यादा हम करैक्टरिस्टिक्स को चेक कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा हमारे पास वेज ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाती है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास सबसे पहले है टू रिड्यूस द लार्ज सेट ऑफ डाटा। हमारे पास जो डाटा है लार्ज फॉर्म में जो हमने कलेक्ट किया है उसको हम क्लासिफिकेशन की मदद से रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। जो हमारे पास हम क्लासिफिकेशन की मदद से डाटा में सिमिलैरिटी वाले पॉइंट्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं या डिससिमिलैरिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद टू सेव मेंटल स्ट्रेंथ, जो हमारे पास डाटा जो हमने कलेक्ट किया है उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए जो हमारे पास यूज़फुल नहीं है उनको हम निकाल सकते हैं। इसके बाद टू रिफ्लेक्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा, जो हमारे पास डाटा में एनालिसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन की मदद से। इसके बाद है टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कंपैरिजन एंड इन्फ्रेंसेस। हम क्लासिफिकेशन की मदद से हम डिफरेंट चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं, उनमें इन्फ्रेंसेस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासेस बनाने से पहले हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए। उनमें सबसे पहले क्लासेस और कैटेगरीज शुड बी अरेंज्ड, कि जब हम क्लासेस बना रहे हैं उन प्रॉपर तरीके से अरेंज होनी चाहिए। कोई भी ऐसे हमारे ऑब्जर्वेशन ना हो जो कि हमारे क्लासेस में इंक्लूड ना हो और डाटा प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासेस और कैटेगरीज शुड बी ऑल इंक्लूसिव। जो हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने जिन पे एनालिसिस करना है वो सारी हमारी क्लासेस में शामिल होना चाहिए। कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन ना हो जो हमारी क्लासेस और कैटेगरीज में शामिल ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन प्रोसीजर शुड बी अडॉप्टेड। जो हमारे पास रवायती क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर्स हैं वो हम अडॉप्ट करेंगे, उसकी मदद से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन प्रोसीजर शुड नॉट बी सो एलिबोरेट नॉर इट शुड बी सो क्रूड। कि हमारे पास जो जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ना तो वो ज़्यादा वसी हो जिसमें बहुत ज़्यादा हमने चीज़ों को एलिबोरेट किया हुआ हो,
और ना ही बहुत मुख्तसर हो। प्रॉपर जो हमारा सूटेबल साइज़ हो वो होना चाहिए हमारी क्लासिफिकेशन का। इसके बाद नेक्स्ट है टेबुलेशन। टेबुलेशन में हमारे पास जो डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा, उसको हम रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। और जो टेबल्स हैं उनकी मदद से हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें काफ़ी फैसिलिटेट करता है टेबुलेशन। इसकी मदद से हमारा डाटा है वो हमारे आसान हो जाता है, उसको आगे उस पर एनालिसिस अप्लाई करना इजी हो जाता है। टेबुलेशंस की आगे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है जनरल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल में हमारे पास जो लार्ज साइज ऑफ डाटा जहाँ पे हो वहाँ पे हम जनरल पर्पस टेबल यूज़ करते हैं और इसे प्राइमरी टेबल भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। स्पेसिफिक पर्पस टेबल वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे पास एक या दो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन हो, जहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक हो या दो करेक्टरिस्टिक्स वाले हमारे पास यहाँ पे हमारा डाटा हो, उस वहाँ पे हम स्पेसिफिक पर्पस टेबल यूज़ करते हैं और इसे ड्राइव्ड आर्टेक्स टेबल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। हमारे पास मेन पार्ट्स दिए हुए हैं टेबल के। टाइटल है, कॉलम कैप्शन, बॉक्स हेड, रो कैप्शन एंड स्टब, प्रोफिटरी नोट्स, फुट नोट्स, सोर्स नोट्स, बॉडी एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा, स्पेसिंग एंड रूलिंग एंड लास्ट है जर्नल। ये सारे मैंने जो पार्ट्स हैं टेबल के, ये मैंने आगे एक स्केच बनाया हुआ है, उसमें आपको क्लियर डिफ़ाइन किया है। इसमें सबसे पहले ऊपर जब हम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम टाइटल देते हैं जो कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। टाइटल में हम लिखते हैं कि किस चीज़ के मुतालिक टेबल बना रहे हैं। इसके बाद प्रोफिटरी नोट्स है। प्रोफिटरी नोट्स में हम जो हम टेबल बना रहे हैं उसके मुतालिक कोई चीज़ें डिफ़ाइन करनी हो या फिर हमने एक्सप्लेन करना हो कि किस चीज़ का टेबल बना रहे हैं, वो हम प्रोफिटरी नोट्स में लिखते हैं। इसके बाद बॉक्स हेड। बॉक्स हेड में हम जो हमारे बॉक्सेस बने हुए हैं उनमें उनके मुतालिक हम कैप्शंस देते हैं, उन्वान देते हैं बॉक्सेस को। उसके बाद हमारे पास स्टब है। स्टब में हम, स्टब बेसिकली हमारा सब हेड है, जो मेन हमारे कॉलम्स में जो डाटा दिया गया है। जैसे कि हम अगर ईयरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन लेते हैं तो कॉलम्स में हम उसके प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन लिखते हैं और स्टब में हमारे पास ईयर्स हैं कि 1999 में हमारे पास वीट की कितनी प्रोडक्शन है, राइस की कितनी है। तो स्टब में हमने ईयर लिखा, आगे प्रोडक्शन लिख दी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। तो इसके बाद नेक्स्ट बॉडी है। बॉडी में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमारा मेन डाटा होता है, वो हम बॉडी में लिखते हैं। इसके बाद फुट नोट्स। फुट नोट्स में हम जो हमारे पास जो चीज़ें हम टेबल्स में जो हमारे पास डाटा है उसके मुतालिक कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डिफ़ाइन ना की गई हो वो हम फुट नोट में उस चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं। इसके बाद सोर्स नोट्स है। सोर्स नोट्स में हम बेसिकली जो हम लिखते हैं कि जहाँ से हमने डाटा को कलेक्ट किया है उसके मुतालिक हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमने ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया है या कहीं किसी प्राइवेट इदारे से लिया है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। जहाँ से भी हमने डाटा कलेक्ट किया हो, जिस ईयर का वो डाटा हो, वो हम लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A frequency distribution is an overview of all distinct values in some variable and the number of times they occurs. A frequency distribution tells how frequencies are distributed over values. जो हमारे पास जो डाटा है उसमें मिसाल के तौर पर हमारे डाटा में कोई वैल्यू आ रही है 2, तो हम चेक करते हैं, जब हम चेक करते हैं कि वो वैल्यू 2 हमारे डाटा में कितनी बार अकर्स कर रही है, तो फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स हमारे डाटा में जो 2 है वो 10 टाइम्स अकर कर रहा है, तो 10 जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी है, वो 2 की जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास फ्रिक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर क्लास इज़ नोन एज क्लास फ्रिक्वेंसी और सिंपल फ्रिक्वेंसी एंड इज़ डिनोटेड बाय एफ। जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी को क्लास फ्रिक्वेंसी
में, जैसे कि वो 2 था तो 2 की फ्रिक्वेंसी 10 थी, हमारे पास जो 2 था वो 10 टाइम्स अकर कर रहा था हमारे डाटा में, तो उसे हम क्लास फ्रिक्वेंसी कहेंगे और इसे स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है फ्रिक्वेंसी को। इसके बाद है अनग्रुप्ड डाटा। डाटा प्रेजेंटेड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज़ नोन एज अनग्रुप्ड डाटा। जब डाटा को क्लासिफाई नहीं किया गया होगा, उसमें हमारे डाटा को की फ्रिक्वेंसीज नहीं बनाई होंगी, रॉ शेप में हमारे पास डाटा होगा, तो उसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहेंगे। इसके बाद ग्रुप डाटा है। डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ग्रुप डाटा। जब डाटा की हम फ्रिक्वेंसीज बना लेंगे, उसको फ्रिक्वेंसीज की फॉर्म में तरतीब दे लेंगे, जैसे कि हर वैल्यू को हम चेक करेंगे कि वो कितनी बार अकर कर रही है हमारे डाटा में, और उसकी फ्रिक्वेंसीज बनाएंगे, तो वो हमारा ग्रुप डाटा कहलाएगी। नेक्स्ट है एरे। द डाटा इज सेड टू बी अरेंज्ड इन एन एरे व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डाटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसे हम एरे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास लिमिट्स। जब हम डाटा को ग्रुप्स की शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्लासेस बनाते हैं, और क्लासेस में फिर चेक करते हैं कि कौन सा हमारा जो डाटा है, ऑब्जर्वेशंस हैं, किस क्लास में एग्जिस्ट कर रही हैं, रिलाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लासेस बना रहे हैं, फर्स्ट क्लास हम बनाते हैं 1 से 1 to 5, फिर नेक्स्ट बनाते हैं 6 to 10, नेक्स्ट 11 to 15 एंड सो ऑन। इस तरह जब हम क्लासेस बनाएंगे, तो जो हमारी फ़र्स्ट क्लास है 1 to 5, तो हम चेक करेंगे हमारे पास जो डाटा है, जो गिवन डाटा है, उसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं जो 1 to 5 के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। तो वो वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, उनकी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी वो हमारी फ्रिक्वेंसीज़ होंगी, जो कि 1 से 5 के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं। इसमें जो हमारा 1 है वो हमारी लोअर क्लास लिमिट है, और जो 5 होगा वो अपर क्लास लिमिट होगा। इसमें हमने ये चीज़ चेक करनी है कि ओवरलैपिंग ना हो। मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्लास हम अगर बना रहे हैं 1 से 5, तो नेक्स्ट 11 से आगे अप टू फर्स्ट अगर हम बना रहे हैं 1 to 5, तो नेक्स्ट 6 to 10 बना रहे हैं, इसी तरह फिर नेक्स्ट 11 to 15, तो इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए क्लासेस। इसके बाद नेक्स्ट है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ बेसिकली हम यूज़ करते हैं क्लासेस को सेपरेट करने के लिए। क्लास बाउंड्रीज़ मीन, मीडियन, मोड वगैरह निकालने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें हम जो हमारी द साइज़ ऑफ द गैप बिटवीन क्लासेस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। जो हमारी पहली क्लास है उसकी जो अपर क्लास बाउंड्रीज़ है, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री में जो डिफरेंस होता है वो हमारी क्लास बाउंड्री होती है। नेक्स्ट है क्लास मार्क। क्लास मार्क हमारी जो क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, उनको हर क्लास को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ये हमारी हर क्लास का मिड पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लास है 1 to 5, तो 1 और 5 को हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे क्लास मार्क या क्लास मिड पॉइंट होगा। तो 1 को और 5 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 3 हमारी क्लास मार्क्स या क्लास मिड पॉइंट है, और इसे हम एवरेज भी कहते हैं, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट की एवरेज। नेक्स्ट है क्लास विड्थ और इंटरवल। क्लास विड्थ और इंटरवल हमारी जो क्लासेस हैं, क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज़, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्लास विड्थ या इंटरवल होता है। और अपर क्लास लिमिट से जब हम लोअर क्लास लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारा क्लास इंटरवल होती है, और इसे हम H और C से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा को ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। इसमें सबसे पहले है डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ़ क्लासेस इनटू विच द डाटा आर टू बी अरेंज। सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है जिसमें हमने डाटा को ग्रुप की फॉर्म में अरेंज करना है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितनी क्लासेस बनानी है।
नॉर्मली मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 क्लासेस बनाई जाती हैं जिसमें हमने डाटा को अरेंज करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेरिएशन इन द डाटा। हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने चेक करना है, हमने इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान डिफरेंस चेक करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारा रेंज है। इसके बाद है डिवाइड द रेंज ऑफ वेरिएशन बाय द नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि हमने कितनी क्लासेस बनानी है, हमने क्लास का इंटरवल कितना रखना है। नॉर्मली 5 या 10 इस तरह का इंटरवल यूज़ किया जाता है, जो क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो 5 या 10 रखा जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे डाटा पे, हमारी रेंज पे, कि हमारा डाटा के साइज़ पे डिपेंड करता है। हमने इस डाटा को देख के, उसकी रेंज को देख के हमने डिसाइड करना है कि हमने जो इंटरवल है वो कितना रखना है। नेक्स्ट है डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट्स। हमने डिसाइड करना है डाटा को देख के हमने कि हमने क्लास लिमिट कहाँ से स्टार्ट करनी है। नॉर्मली हम जो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, जो हमारा गिवन डाटा होता है, उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो गिवन होती है वहाँ से हम क्लास लिमिट स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारा गिवन डाटा है उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 3 है, तो और लार्जेस्ट वैल्यू 25 है, तो हम जो फर्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 to 7, या फिर इस तरह भी ले सकते हैं 1 to 5, 6 to 10। ये आप पे डिपेंड करता है, इसके लिए वो रूल नहीं है कि आपने कहाँ से क्लास लिमिट स्टार्ट करनी है। तो आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 1 से स्टार्ट कर लें। ये आपने अपने डाटा को देख के डिसाइड करना है कि आपने क्लास लिमिट्स कहाँ से स्टार्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लास लिमिट्स। हमने जो हमारा क्लास इंटरवल है उसको देखते हुए उसके बेस पे हमने नेक्स्ट आगे स्टेप बाय स्टेप क्लासेस बनानी है। अगर हमने क्लास इंटरवल 5 रखा है तो 5 के डिफरेंस से हमने आगे क्लासेस बनानी है, जहाँ तक हमारा जो रेंज है हमारे डाटा की हाईएस्ट वैल्यू तक हमने क्लासेस बनानी है। जैसे कि अगर हमने क्लास इंटरवल 5 रखा है तो 5 के डिफरेंस से हमने क्लासेस बनानी है, जैसे 1 to 5, 6 to 10, इसी तरह हमने फर्दर आगे क्लासेस बनानी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूट द डाटा इनटू द अप्रोप्रिएट क्लासेस। इसके बाद हमने हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको हमने चेक करना है कि वो किस क्लास में रिलाई कर रहा है। हम इसके लिए टैली मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं कि हम चेक करते हैं कि 1 से 5 के दरमियान हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 1 से 5 के दरमियान रिलाई कर रही हैं। जितनी वैल्यूज़ हमारे पास 1 से 5 के दरमियान रिलाई कर रही होंगी, हम हर वैल्यू के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और जब हमारे पास 4 स्ट्रेट लाइंस होंगी तो लास्ट 5th लाइन हम क्रॉस में लगा देंगे। तो टैलीज़ की मदद से हम इजीली जो हमारा डाटा है उसको काउंट कर सकते हैं कि किस क्लास में कितनी वैल्यूज़ रिलाई कर रही हैं। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है फाइनली टोटल द फ्रिक्वेंसी कॉलम। फिर हम फ्रिक्वेंसी कॉलम में लिखते हैं कि कौन सी क्लास में कितनी वैल्यूज़, हमारे डाटा की कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो कौन सी क्लास में रिलाई कर रही हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो किस 1 से 5 तक रिलाई कर रही हैं, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो 6 to 10 रिलाई कर रही हैं। ये हमने फ्रिक्वेंसी के टेबल में हमने लिखना है। उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का जो टोटल है वो, और जो हमारी जो गिवन डाटा है कि वैल्यूज़ कितनी हैं। अगर जो टोटल जो जैसे कि हमारे पास 50 वैल्यूज़ गिवन है और हमारे जो फ्रिक्वेंसी है वो उसका जब हम टोटल करेंगे तो वो भी 50 आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारी फ्रिक्वेंसी जो टेबल है वो सही हमने क्रिएट कर लिया है। ये थे कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ बेसिक रूल्स। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल करेंगे और टेबल बनाएंगे हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।